सारे के सारे काम गैर कानूनी हुए हैं, तो इस देश की प्रत्येक व्यक्ति के, इस देश की जनता में बैठा प्रत्येक व्यक्ति के साथ चीटिंग हुआ कि नहीं हुआ? चीटिंग हुआ तो सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए तो सजा मांगेगा कौन? देखो जी, कलेक्टर साहब नहीं मांगेंगे, जज भी नहीं मांगेगा, जनता मांगेगी। जनता तो सोई पड़ी है साबुन लगा के, शैंपू लगा के, रॉकफेलर की गुलामी करनी है। हाँ, समझे ना बात आप? यानी कि जनता ये सवाल पूछेगी। अब जनता को ऐसा लग रहा है मेरा तो लोन है नहीं, मैं क्यों पूछूं? भाई मान लो अब इनके पापा जी कह देंगे तुम काहे को पढ़ते हो इनके चक्करों में, ये बलारा तो मेंटल हो रखा है और इनका तो लोन है। अब मेंटल आदमी और ये परेशान आदमी, परेशान आदमी के साथ जाओगे परेशान हो जाओगे, और मेंटल आदमी के साथ जाओगे तो मेंटल हो जाओगे। तो ये बोलेंगे तुम अपना पढ़ाई कर लो यार, फालतू के चक्करों में मत करो। अब ये बोलेंगे अरे पापा तुमको नहीं मालूम है मेरा भी सत्यानाश हो रहा है। बोला तुम्हारा कैसे सत्यानाश हो रहा है? भाई मेरा सत्यानाश इसलिए हो रहा है कि यदि रुपए का कोई मानक था और वो तोड़ दिया तो मनमाने नोट छापने से मेरे रुपए की कीमत कम हो जाएगी, तो जो मैं मेहनत करूंगा वो भी तो खत्म हो जाएगी कि नहीं? यानी कि इसमें सिर्फ उस आदमी को नुकसान नहीं हो रहा है जिसने लोन ले रखा है, जो नौकरी करता है उसको भी नुकसान हो रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है, जो जज है उसको भी नुकसान हो रहा है। अब जज की तनख्वाह मान लो हम ये कहते हैं कि 4 लाख रुपया है, पर उसको बता दें कि असल में तो तुमको 5 रुपया मिल रहा है। जितना तुमको तनख्वाह मिल रही है इतना तो भारत के रुपए के मानक के हिसाब से 5 रुपया है, और 5 रुपया तो 1970 में तगार मारने वाले दिहाड़ीदार की थी, खेत में काम करने वाले, तो तेरे को तो वहां ले आए। क्योंकि आपके साथ जो अन्याय कर रहा है ना, बैंक कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, कोर्ट का जज या वकील आपके साथ जो गलत कर रहा है वो किस चीज के लिए कर रहा है? रुपया के लिए। और रुपया ही उसको गलत पकड़ा रखा है, तो जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा तो वो आपके वाले पाले में नहीं आ जाएगा क्या? जैसे महाभारत के युद्ध से पहले जिसको जैसे समझ में आए उसकी तरफ आके खड़ा हो जाओ, जोन मजबूत दिखाई दे। तो भैया जब लड़ाई फाइनल होएगी, अगर आपने आदमी कम जोड़ रखे होंगे तो पुलिस वाले उनकी तरफ होंगे, और जब आपने आदमी ज्यादा जोड़ रखे होंगे तो पुलिस वाले आपकी तरफ होंगे। तो आदमी जोड़े वाला दूसरा इलाज इसका। और आदमी सिर्फ जोड़ने जोड़ने नहीं है, समझाकर जोड़ने होंगे। क्यों जी? भाई आप एक सोचो, जो मैंने गांव की व्यवस्था आपको बताई, गांव को बात समझ में आ गई, उसने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती पे काम करना चालू कर दिया, और गांव एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गया और एक दूसरे की बात मानने लग गया। अब गांव वालों को यह बताया हमने कि जो शहर का एसएचओ है वो गड़बड़ कर रहा है, हमारे गांव के 4 लोगों के ऊपर उन्होंने गलत मुकदमा दर्ज कर दिया है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? गांव में सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन कर दो। भाई सरकार अपने गांव में हमारे ऊपर अत्याचार या गलत जानकारी या गलत चीज किसके थ्रू लेके आ रही है? कर्मचारी के जरिए। अब हमने कह दिया जी हमारे गांव में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मास्टर जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो एसएचओ है वो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हमारे को तुम्हारे आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर और डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले हमारे पास डॉक्टरों की फौज होनी चाहिए, उससे पहले हमारे पास टीचर्स की फौज होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था को समझाने और समझने वाले लोग होने चाहिए। तो हम आराम से चिट्ठी लिखकर कह सकते हैं चूंकि तुम्हारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिए ग्राम सभा ये प्रस्ताव पास करती है कि गांव में केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। हम अपने, जब उनका पैसा भी हमको अपने ही टैक्स से देना है, तो अब हम तुमको टैक्स देने से मना करते हैं, और अब हम अपने टैक्स के पैसे का इस्तेमाल अपने गांव में काम करने वाले लोगों के लिए कर लेंगे। अब तुम्हारी हमारी जयराम जी की ना हमें तुमसे कुछ लेना ना हमको तुम कुछ देना, बात खत्म, जाओ अपना खेलो। मजा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा मजा? भाई हमको अपनी एक बात बताओ, ये बड़ा समझने की बात है।
इसको गौर से समझना है, और जब गांव इसको समझ जाएगा ना, ऐसे बदलेगी व्यवस्था सारी की सारी। सोचो, आप शिकायत लेकर के गए पुलिस वाले के पास, पुलिस वाला पहले तो शिकायत देने वाले को ही धमकाएगा, क्यों? उसको पता है कि सारा काम करने में इतने कागज लगते हैं, ठीक? फिर वो उसके पास जाएगा। फिर हर गांव के अंदर पुलिस वालों के मुखबिर होते हैं कि नहीं होते हैं? वो मुखबिर कौन होते हैं? जो नशा बेचते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, जिनको छोड़ना ही पड़ता है विधायक जी के फोन आने के बाद या सांसद जी के फोन आने के बाद, वो उनके मुखबिर होते हैं। तो वो जो पुलिस वाला है वो मुखबिर से बात करेगा, पता करके बता गलती किसकी है। अब मान लो हमारा ही झगड़ा था और गलती मेरी थी, अब मैं तो जुर्म तो इनके साथ हुआ है ना, इनकी शिकायत लिखने का पैसा भी वो मुखबिर इनको बोलेगा, भाई इंस्पेक्टर साहब को 500-1000 रुपया दे दे यार, खर्चा तो लगेगा, तो इनको भी देना पड़ेगा अपनी शिकायत दर्ज करवाने का, और मैंने तो कसूर कर रखा है तो मुझे तो देना ही पड़ेगा बचने के लिए, ठीक है? दोनों से पैसा ले लिया। अब मुझे तो कहेगा एसएचओ कि तेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा करूंगा, बाहर से बाहर जमानत हो जाएगी और ऊपर जो है तेरी बरी पक्का बरी हो जाएगा, और इसको बोलेगा इसकी साले की लाइन खींचूंगा। तो दोनों से लूट लिया, बात खत्म हो गई। अब वकील साहब के पास पहुंच गए, इसको भी जाना पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा। एक वकील इनसे लेगा कि उसकी तो रेल बना देंगे, और एक वकील मेरे, तू तो बरी है, बात खत्म। दोनों वकील खींचेंगे लंबा। अब भैया वकील को तो सीधी सी बात है, वकील को फायदा मुकदमा लंबा चलने से है कि छोटा चलने से है? लंबा चलने से है ना, क्योंकि हर तारीख पे 500-1000 रुपया तो तभी मिलेगा ना। अगर आप उससे पूरा लमसम भी सेट कर लोगे कि मैं तुमको 5000 या 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख दूंगा, तो भी वो आपको हर तारीख पे कागज के नाम के 500-1000 रुपया लेना ही लेना है उसमें। तो वो तो चाहेगा कि तारीख बार बार लगती रहे, ये बार बार हमको कुछ ना कुछ जो है अर्पण करता रहे, चढ़ावा चढ़ाता रहे। तो वकील भी चाहेगा कि मुकदमा लंबा चले, ठीक है? और जज का रीडर, उसको तारीख आगे पीछे करने का भी 200-500 रुपया मिलता है, और उसका एक हिस्सा लस्सी और फल फ्रूट के रूप में जज के पास भी जाता है। वकील साहब को तो पता ही सारा। ठीक है जी, बात गलत तो नहीं कह रहा हूं, जिसको भी कोर्ट में रास्ता पड़ा उन सबको पता है। अगर मान लो कोई जज ऐसा है जो यहां बैठा है और उसका रीडर वहां बैठा है और वो 200 रुपए में तारीख बदल रहा है, अब दो ही चीजें हैं, या तो उस जज को पता है या उस जज को पता नहीं है। यदि उसको पता है तो ऐसा भ्रष्ट जज के सहारे तुम न्याय व्यवस्था पे भरोसा कर रहे हो, और यदि पता ही नहीं है, जब उसको वहीं पे हो रहे जुर्म, गलत काम, भ्रष्टाचार का नहीं पता, तो कैसा जज है भैया? दोनों तरफ से वो चोर ही है। पता होने के केस में तो वो है ही पक्का चोर, और ना पता होने के केस में वो निकम्मा है। क्यों जी? हमने तो दिए हैं भैया, उसको अपने हाथ से दिए हैं रीडर। अब हमारे ऊपर रिश्वत देने के आरोप में मुकदमा दर्ज होता हो तो हम तो सहन करने को तैयार हैं, हमारे ऊपर कर लो मुकदमा। भाई जज साहब की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच गई है तो पहुंच जाए हमको, लेकिन हम तो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं कि योर ऑनर, हमको आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमको इस न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि जहां न्याय पैसे से किया जाएगा, जहां न्याय प्रणाली के अंदर पैसा आ जाएगा, वहां पर पैसे वाले के हक में ही फैसले होंगे, वहां न्याय नहीं होगा। जहां शिक्षा पैसे लेकर पढ़ा दी जाएगी, वहां पैसे वाले का बच्चा ही पढ़ेगा। फिर जहां स्वास्थ्य के अंदर इलाज करने में पैसा इस्तेमाल होगा, वहां केवल पैसे वालों के बच्चे ही ठीक होंगे, या फिर पैसे के लिए चलता रहेगा इलाज उसका लंबा। अगर राजनीति में पैसे से होना है तो सिर्फ अमीर लोग ही राजनीति करेंगे, अमीर लोग ही पॉलिसी बनाएंगे, अमीरों के लिए ही बनाएंगे और अमीर ही करेंगे, और गरीब आदमी तो फिर ऐसे ही मरेगा। और अगर धर्म में भी वीआईपी दर्शन हो जाते हैं पैसे वालों के, तो भैया माता जी फिर 24 घंटे पैसे वाले के दरवाजे पे खड़ी रहेगी, बोल मेरे आका क्या करना है। क्यों जी? भैया वो हेलीकॉप्टर से आपसे पहले पहुंच गया मांगने के लिए, तो उसको ही देगी ना पहले, और उसकी डिमांड अनुपात में होएगी। भाई वो भी अनुपात के हिसाब से देती है कि जितनी औकात है उसका 10 गुना दे सकती हूं। देखो अब हमारी 1 लाख की है तो हमको 10 लाख मिलेगा, उसकी 1 लाख करोड़ की है तो उसे 10 लाख करोड़ मिलेगा, 100 लाख करोड़ मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी पॉइंट को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपकी आज तक की सारी
जितनी भी आपने आस्थाएं पाल रखी हैं, नेता के प्रति, पुलिस वाले के प्रति, जज के प्रति, वकील के प्रति, रुपए के प्रति, शिक्षक